हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। साथियों, आधुनिक विश्व इतिहास के तहत फ्रांसीसी क्रांति, उसके कारण तथा परिणामों को लेकर के जो है डिस्कशन प्रारंभ किया गया था। इसके तहत जो है पहला वीडियो या पार्ट 1 जो है ऑलरेडी दिया गया है। आप जा कर के जो है उस वीडियो को देख सकते हैं, जहां फ्रांसीसी क्रांति के विभिन्न कारणों को लेकर के डिस्कशन किया गया था कि किस प्रकार फ्रांस की जो सामाजिक व्यवस्था है या एवं राजनीतिक व्यवस्था है एवं आर्थिक, ये तीनों कारणों के कारण जो है फ्रांस में क्या हुआ, अंततः जो मिडिल क्लास है या जो सर्वहारा वर्ग है उसके द्वारा क्या किया गया ना, क्रांति किया गया था। तो जो क्रांति के कारण थे और किन कारणों से क्रांति हुई, उनको लेकर के जो है पहला वीडियो में डिस्कशन किया गया था। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि क्रांति की शुरुआत कैसे हुई और संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ और मानव अधिकारी की जो घोषणा की गई थी, तो वहाँ तक हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। और इसके ठीक बाद जो है हम लोग नेपोलियन के उदय को लेकर के डिस्कशन करेंगे और अंततः फ्रांस की क्रांति का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके संविधान का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा, फ्रांस के लिए ये कितना महत्वपूर्ण था, इनको लेकर के क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो चूँकि फ्रांस की क्रांति का जो इतिहास है वो काफ़ी क्या ना लंबा है और इस पर कई बातें जो है इसके साथ, कई घटनाएं इसके साथ अटैच है, तो इसे जो है पार्ट वाइज दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए। तो इस प्रकार एक बार फिर से जो फ्रांसीसी क्रांति हुई या जो फ्रांस की क्रांति हुई, उसके पीछे जो है उसकी सामाजिक व्यवस्था जो है मुख्य रूप से जिम्मेदार थी। और इस सामाजिक व्यवस्था में जो है एक सभा, जिसे हम लोग कहते हैं स्टेट जनरल, को लेकर के क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो ये स्टेट जनरल क्या है? तो स्टेट जनरल जो है फ्रांस के संदर्भ में जो है एक प्रतिनिधि या एक सलाहकारी संस्था थी, जो कि किस तरह कार्य करती थी ना, जो राजा को जो है किसी भी मैटर को लेकर के या राजकोषीय मैटर को लेकर के परामर्श दिया करता था। राजा को सलाह देना जो है इसका प्रमुख कार्य था। अब ये जो स्टेट जनरल है, स्टेट जनरल जो है 3 भागों में बटा हुआ था। तो कौन कौन से वो 3 भाग थे? तो पहला था पादरी वर्ग, जिसे हम लोग क्लर्जी कहते हैं। दूसरा था कुलीनों का नोबिलिटी, जिसे हम कह रहे हैं। और तीसरा जो हो गया कॉमन या सर्वहारा वर्गों के लिए था। तो स्टेट जनरल 3 भागों में बटा हुआ था, क्लर्जी, नोबिलिटी और जो है तीसरा क्या था ना, कॉमन कहा जाता था। अब स्टेट जनरल का निर्माण कब हुआ था? तो स्टेट जनरल का निर्माण हुआ था 1302 में, जो कि फिलिप जो चतुर्थ थे, फिलिप चतुर्थ के द्वारा, अर्थात राजा फिलिप चतुर्थ के द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया था। उन्होंने जो है जब उनका संघर्ष हुआ था पोप बेनिफेस 8 के साथ है, तब उस दौरान जो है उन्होंने इस स्टेट जनरल में जो है उनको लेकर के क्या किया था ना, कई घोषणाएं की थी और इसी स्टेट जनरल को जो है सब्सिडी दिया गया था। तो इस प्रकार राजा के द्वारा जब भी सब्सिडी दिया जाने की बात होती थी तो स्टेट जनरल्स को बुलाया जाता था। इसके अलावा कोई कर के प्रस्ताव को पास करना हो तो स्टेट जनरल में ही बुला करके इसे जो है पास किया जाता था। तो इस प्रकार ये जो स्टेट जनरल है वो फिलिप चतुर्थ के द्वारा 1302 में शुरुआत किया गया था और ये कई बार इसकी बैठकें जो है हो चुका था। ठीक है, चलिए। अब जो स्टेट जनरल बुलाने के पीछे कारण क्या था? तो स्टेट जनरल बुलाने के पीछे जो कारण था वो या तो सब्सिडी देने के लिए होता था या तो सलाह के लिए जो स्टेट जनरल को समन किया जाता था। अब सवाल है, जो जिस फ्रांसीसी क्रांति को लेकर के हम बात करें 1789, वो क्यों बुलाया गया, उस काल में जो स्टेट जनरल क्यों बुलाया गया? तो इसका कारण ये है कि जो सप्तवर्षीय युद्ध हुआ और साथ में एंग्लो फ्रेंच युद्ध हुआ भारत में, इसके कारण जो है फ्रांस का वित्तीय संकट जो है बढ़ गया था, ऋणों का बोझ बढ़ चुका था और इस ऋण से उबरने के लिए ही जो है स्टेट जनरल बुलाया गया, ताकि राजा के द्वारा क्या किया जा सके ना, कराधान जो है लागू किया जा सके और जो है ऋणों को जो है क्या किया जा सके ना, ऋणों के लिए जो है कराधान, नया कराधान या जो नया सुधार है उसे लागू किया जा सके। तो इसी के तहत जो है 5 मई 1789 को क्या किया गया ना, स्टेट जनरल की सभा बुलाई गई थी। इसकी सभा कहाँ बुलाई गई थी? तो वर्साई में इसकी सभा को बुलाई गई थी।
ठीक है। चलिए, इसके अलावा स्टेट जनरल को लेकर के और भी बहुत सारी बातें करनी थी। आखिरकार स्टेट जनरल को क्यों बुलाया जाता था? तो स्टेट जनरल में मान लीजिए कि अगर कोई भी प्रस्ताव को रखा जाता था तो इस पे किस तरह से पारित होता था। स्टेट जनरल में कोई भी प्रस्ताव तभी पारित हो सकता था जो लगभग 2 वर्गों के द्वारा पारित कर दिया जाए। अर्थात मान लीजिए कि ये क्लर्जी है, ये नोबिलिटी और ये कॉमन्स है। तो अगर कोई कराधान का प्रस्ताव रखा गया है तो क्लर्जी और नोबिलिटी के द्वारा अगर इसे पारित कर दिया गया तो कॉमन्स की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार किसी प्रस्ताव को पारित होने के लिए कम से कम 2 वर्गों की सहमति आवश्यक थी। तो यही कारण है जब भी देखा जाता था कि कुलीन वर्ग और जो पादरी वर्ग है वो हमेशा एक साथ काम करते थे और कोई भी बिल जो है क्या कर लेते थे, पास कर लेते थे, या राजा को सिर्फ इन दोनों वर्गों के द्वारा, प्रतिनिधियों के द्वारा ही जो है राजा किसी भी बिल को पास करा सकता था जो कि उनके पक्ष में होते थे। और इनकी जो प्रतिनिधित्व था क्या था, वो पूरे जनसंख्या का मात्र हम कह सकते हैं 5% ही था। वहीं सर्वहारा का जो है क्या 94% होने के बावजूद भी इसकी अहमियत उतनी नहीं थी, जबकि सर्वहारा वर्ग के लोग ज़्यादा शिक्षित थे, ज़्यादातर वकील भी थे। तो फिर भी इनकी अहमियत क्यों नहीं थी? क्योंकि स्टेट जनरल की जो प्रोसेस था वो ये था कि कोई भी 2 वर्ग अगर इसे पारित कर दे तो वो क्या हो जाता था ना, वो कराधान या प्रस्ताव जो है पारित हो जाता था। तो राजा हमेशा जो है कुलीन और पादरी वर्ग के संपर्क में रह जाते थे, जिसके कारण ये बिना सर्वहारा वर्ग के भी पारित हो जाता था। अब अगर बात करें कि स्टेट जनरल में प्रतिनिधियों का जो कॉम्पोजिशन था वो क्या था, तो जो फर्स्ट स्टेट है अर्थात क्लर्जी के लिए जो है 303 सीट लगभग 300 के, सेकंड के लिए भी जो है वही 322, और जो सर्वहारा है थर्ड जो है उनकी उनके डबल होते थे। तो 610 जो है उनके क्या है ना 610 या 620 के बीच में उनकी क्या होते थे ना, प्रतिनिधि होते थे। तो इस प्रकार स्टेट जनरल की जो भूमिका थी, क्या भूमिका थी, उसको लेकर के जो है आज डिस्कशन किया। इसका शुरुआत जो है किंग फिलिप IV के द्वारा तब किया गया था और उसमें एड्रेस भी किया गया था जब पोप बोनीफेस VIII के साथ उनका संघर्ष हुआ था। और उसके बाद से ये जो है इसको कई बार बुलाया गया, जब भी सब्सिडी देना हो तब भी जो है इसको बुलाया जाता था। ठीक है, चलिए इस बार क्या कुछ हुआ। तो इस बार जैसा कि जैसा कि कहा गया 1789 को 5 मई को स्टेट जो जनरल है उसकी सभा को बुलाया गया था और इस बार भी जो है कराधान और सुधारों के प्रस्ताव पारित करने थे। तो इस बार जो है नेकर, जो वित्त मंत्री नेकर है, जो कि फ्रांस में, याद रखिएगा फ्रांस में जो है 1789 को जो है कई वित्त मंत्री को बदल लिया गया था, जिनमें कलोन, ब्रया एवं नेकर भी थे। तो नेकर के द्वारा जो है बजट की रूपरेखा प्रस्तुत की गई और प्रत्येक स्टेट जनरल को आपसी सहमति बनाने को कहा गया था 5 मई 1789 को। ठीक इसके बाद क्या कुछ घटना हुआ, 17 जून को क्या कुछ हुआ वो सबसे इम्पॉर्टेंट और मायने रखता है। 17 जून को जो है थर्ड स्टेट ने स्वयं को जो है नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और इस कदम से जो है राजा क्या हो गया ना, आहत हो गया। अर्थात उन्होंने, जो थर्ड असेंबली के लोग हैं, उन्होंने जो है क्या कुछ किया ना, उन्होंने 17 जून को जो है स्वयं को जो है नेशनल असेंबली या राष्ट्रीय सभा घोषित कर दिया। और इससे क्या है ना, राजा जो है वो आहत हो गया और उन्होंने जो सुधार के पैकेज है उसको जो है स्टेट जनरल में घोषणा करने का क्या किया ना, उन्होंने कहा कि वो एक पैकेज की घोषणा करेंगे सुधार प्रक्रिया के तहत, और तीसरे स्टेट जनरल को क्या किया गया, उनके द्वारा बंद कर दिया गया। इसके कारण क्या हुए, तीसरे स्टेट के जो सदस्य थे वे नाराज हो गए और उन्होंने उसके ठीक बगल में ही जो एक टेनिस कोर्ट था वहाँ पर क्या हो गए ना, वो बैठ गए। और ये जो घटना थी ये घटना कब की थी, तो याद रखिएगा टेनिस कोर्ट की जो घटना मानी जाती है वो घटना है 20 जून की घटना है। ठीक 3 दिन बाद अर्थात 17 जून जब नेशनल असेंबली घोषित किया गया, तो नेशनल असेंबली घोषित करने के बाद जो है राजा के द्वारा स्टेट असेंबली को, थर्ड असेंबली को क्या कर दिया ना, स्टेट को बंद कर दिया गया। तब जो है थर्ड असेंबली के जो सदस्य थे वो बगल के एक टेनिस कोर्ट में जाकर के क्या हो गए ना, बैठ गए और जब तक संविधान ना बने तब तक वो ना हटने का विचार करते हुए वहाँ पर जो एकत्र हो गए। तो ये जो घटना थी, ये घटना 20 जून 1789 को हुआ था। थर्ड स्टेट के प्रतिनिधि जब तक संविधान
का निर्माण ना हो जाए तब तक एकत्र होते रहेंगे का शपथ लिया। और इसे क्या कहा जाता है? इस शपथ को कहा जाता है टेनिस कोर्ट का शपथ कहा जाता है। इतिहास में ये टेनिस कोर्ट के शपथ के नाम से जाना जाता है। अब इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो इसका नेतृत्व जो है मिराबो और आबे के द्वारा किया गया था। मिराबो और आबे ने जो है इसका नेतृत्व किया था। अब एक और चीज़ यहाँ पर जानने की बहुत आवश्यकता है कि स्टेट जनरल में जो वोटिंग प्रक्रिया थी वो किस प्रकार थी। स्टेट जनरल में जो वोटिंग प्रक्रिया थी वो इसके तहत कि सभी वर्गों को एक एक वोट देने का जो वोट देना पड़ेगा, अर्थात क्लर्जी का एक वोट होगा, साथ में जो आपका जो नोबिलिटी है उसका एक वोट होगा और जो कॉमन से उसका एक वोट होगा। तो राजा ने इस बार अर्थात 5 मई 1789 को ये दृढ़ संकल्प लिया था कि इस प्रोसेस को ही वो क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जो कॉमन्स हैं, जो थर्ड स्टेट के प्रतिनिधि हैं, वो इस बार अड़ चुके थे कि नहीं, प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो है एक एक वोट दिया जाएगा, अर्थात सभी का। चूँकि एक एक वोट पर क्या होता था, पहले ही कहा गया कोई प्रस्ताव पास करने के लिए जो है सिर्फ 2 वोटों की आवश्यकता, 2 वर्गों को पास होना जो है आवश्यक था। तो क्लर्जी और नोबिलिटी एक साथ मिल जाते थे तो सर्वहारा वर्ग का कोई औचित्य नहीं रह जाता था। इस व्यवस्था को हटाने के लिए जो है सर्वहारा वर्ग ये चाहते थे कि इस बार जब स्टेट जनरल की बैठक हो तो उसमें सर्वहारा वर्ग के सभी या जो भी प्रतिनिधि हैं सभी की वोट काउंटिंग हो। ठीक है, तो इस प्रकार जो राजा है वो पावर काउंट कर रहे थे, जबकि सर्वहारा जो कॉमन्स थे, थर्ड स्टेट थे, वो क्या थे ना, वोट काउंट पर जोर दे रहे थे। तो ये विवाद का विषय था और इसी विवाद के कारण जो क्या किया गया था ना, राजा के द्वारा जो थर्ड स्टेट को बंद कर दिया गया था जब वो नेशनल असेंबली घोषित हुई तब। और इसी का परिणाम था कि 20 जून को जो है टेनिस कोर्ट का शपथ लिया गया और इस टेनिस कोर्ट के शपथ में मिराबो और ओबी की प्रधानता पाई जाती है। तो ये जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया का वर्णन कहाँ पाया जाता है? तो रूसो के सोशल कॉन्ट्रैक्ट में जो इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया का वर्णन किया गया था कि किस प्रकार जो है एक एक वोट के द्वारा जो है क्या किया जा सकता है ना, सर्वहारा वर्ग को मजबूत किया जा सकता है। तो मिराबो और ओबे ने जो है इस घटना का नेतृत्व किया। यहाँ तक याद रखिएगा, मिराबो ने एक जोरदार भाषण भी दिया था और ओबे ने जो है एक पैम्पलेट लिखा था। पैम्पलेट में जो है एक लेख लिखा था जिसका शीर्षक था कि व्हाट इज़ थर्ड स्टेट, अर्थात तीसरा स्टेट क्या है, इसको लेकर के उन्होंने एक पैम्पलेट लिखा था। तो इस प्रकार मिराबो और ओबे की जो है प्रमुख भूमिका पाई जाती है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 20 जून को जो है जो कुछ भी हुआ वो मैंने जो है आपको बता दिया कि 20 जून को क्या कुछ हुआ। अब आगे का जो प्रोसेस था वो क्या था, 20 जून के बाद जो है क्या कुछ हुआ उसको लेकर के हम लोग डिस्कशन करेंगे। 20 जून में राजा ने जो है 23 जून को जो है राजा ने शाही सत्र का क्या किया, आयोजन किया और शाही सत्र में जो है राजा ने अन्य सुधारों की एक श्रृंखला घोषित किया एवं कोई नया कर या ऋण जब तक स्टेट जनरल की सहमति ना हो तब तक लागू नहीं होगा, ये भी घोषणा कर दिया। लेकिन थर्ड स्टेट के सदस्य जो है हॉल छोड़ने को मना कर दिया था, तो वे हॉल में ही बैठे रह गए, जबकि राजा एवं उनके जो समर्थक थे, चाहे वो क्लर्जी हो या नोबिलिटी हो, वो क्या हो उस हॉल से निकल गए। लेकिन जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो इस बात से अड़े हुए थे कि जब तक जो है संविधान ना बन जाए या राजा की शक्ति पर अंकुश ना लग जाए वो हॉल नहीं छोड़ेंगे। तो इस प्रकार वे इन्होंने जो है हॉल को क्या किया, नहीं छोड़ा। तो अब जो घटनाएं घटी वो सबसे इम्पॉर्टेंट घटना ये था कि 27 जून को क्या हो गया ना, जो है अपने फ्रांसीसी गार्ड के लोकप्रिय प्रदर्शन और राजा को जो है अपने लोकप्रिय प्रदर्शन और विद्रोह का सामना करना पड़ा। लुई 16 ने जो है इस क्रम में क्या कर दिया ना, आत्मसमर्पण कर दिया। उन्होंने पहले एवं दूसरे स्टेट को जो है नेशनल असेंबली में शामिल होने के लिए कह दिया। अर्थात इसके बाद जो है 23 जून के बाद जो है जोरदार विरोध होना, प्रदर्शन हो गया, पूरे राज्य में जोरदार प्रदर्शन हुए और इस प्रदर्शन के कारण जो है 27 जून को जो है लुई 16 ने आत्मसमर्पण कर दिया और जो पहला और दूसरा है अर्थात क्लर्जी और नोबिलिटी को भी कहा कि वो नेशनल असेंबली में थर्ड स्टेट के साथ शामिल हो जाए।
तो इस प्रकार जो है नेशनल असेंबली का क्या हो गया, गठन हो गया। ठीक है, अर्थात अब ये क्या बन गई ना, राष्ट्रीय सभा बन गई, जिनमें तीनों स्टेट, चाहे वो क्लर्जी हो, नोबिलिटी हो, या चाहे वो क्या हो ना, आपका जो कॉमन हो, वो तीनों जो है एक साथ क्या बन गए, नेशनल असेंबली के सदस्य बन गए। अब इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया है, या हम जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया वो थी 9 जुलाई की घोषणा। 9 जुलाई को क्या कुछ हुआ, तो 9 जुलाई को नेशनल असेंबली ने जो है स्वयं को संविधान सभा घोषित किया। तो नेशनल असेंबली ने ही स्वयं को क्या बना लिया ना, इसे ही जो है संविधान सभा के तौर पर जो है उन्होंने घोषित कर लिया। चलिए, इसके आगे जो महत्वपूर्ण था वो था 14 जुलाई की घटना, जिसे क्या कहा जाता है ना, बास्टिल डे कहा जाता है, या बास्टिल का जो पतन हुआ था वो इसी दौरान हुआ था। तो 14 जुलाई को क्या कुछ हुआ था उसको लेकर के क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। 14 जुलाई 1789 को, जिसे बास्टिल का पतन या बास्टिल डे के रूप में राष्ट्रीय दिवस घोषित किया जाता है, उस दिन वारसराय पर जो है, वर्साई के जो महल थे उस पर हमला कर दिया गया था, और वहाँ के जो गवर्नर थे लाउने को जो है क्या कर दिया गया था ना, बाद में उसकी हत्या कर दी गई थी। तो इस प्रकार बास्टिल का पतन हुआ था, और जो महल है उस पर क्या कर दिया गया था ना, कब्जा कर लिया गया था। 14 जुलाई को जो है राष्ट्रीय दिवस घोषित कर दिया गया था, और एक नई म्यूनसिपैलिटी की सरकार बनी, जिसे क्या कहा जाता था, जिसे पेरिस का कॉम्यून कहा जाता था। तो बास्टिल डे के पतन होने के साथ एक म्यूनसिपल सरकार भी बनी, और जिसे क्या कहा जाता है ना, जिसे पेरिस का कॉम्यून कहा गया। इसके अलावा और क्या कुछ है, तो इसके अलावा नेशनल गार्ड बनाए गए, जो कि लाफायत के नेतृत्व में जो है क्या बनाया गया ना, नेशनल गार्ड का निर्माण किया गया था। साथ में बेली को क्या घोषित किया गया ना, यहाँ का मेयर भी घोषित किया गया। 17 जुलाई को जो है राजा पेरिस आया, और उन्होंने जो है सारे परिवर्तन को स्वीकार कर लिया। जहाँ एक सभा हो रही थी नेशनल असेंबली की, और उस सभा में जो है जो कॉमन्स के कई प्रतिनिधि थे, और इन कॉमन प्रतिनिधियों के बीच में राजा को ये समझ में आ गया था कि इसे ना मानने से क्या है, असुविधा है। तो वो लुई 16 क्या है ना, वहाँ आ करके उन्होंने जो है कॉमन्स की सारी बातें को, या नेशनल असेंबली की सारी बातें को मान लिया था। तो इस प्रकार 17 जुलाई को भी जो है राजा की जो है सहमति बन चुकी थी। तो ये था नेशनल असेंबली से संविधान सभा के निर्माण की घटना, और बास्टिल का पतन जो कि 14 जुलाई को हुआ, और एक सामाजिक परिवर्तन भी हुआ, जिसके तहत क्या हुआ ना, आपने देखा कि बास्टिल का पतन हुआ, नेशनल गार्ड सिक्योरिटी बने, और एक क्या बना ना, नेशनल असेंबली को मान्यता भी प्राप्त हो गया। चलिए, अब आगे हम लोग जो है संविधान निर्माण को लेकर के क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे कि संविधान सभा तो बन ही चुका था, चूंकि नेशनल असेंबली ही संविधान सभा बन चुकी थी। अब इसके आगे का प्रोसेस क्या हुआ। 4 अगस्त की घटना जो है काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है, 1789 को। इस दिन राष्ट्र के नाम पर जो है एक समिति के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया। उस दिन क्या हुआ ना, उस दिन जितने भी सामंत थे, या पहले तो प्रमुख सामंतों के द्वारा अपने विशेष अधिकारों का क्या किया गया, त्याग किया गया, और इसके साथ साथ अन्य सभी सामंतों ने जो अपने विशेष अधिकार का त्याग कर दिया। इसके ठीक बाद जो रात भर 30 अध्यादेश भी जो है सुबह तक जारी कर दिए गए, और कहा जाता है इस प्रकार एक पुरातन व्यवस्था और एक सामाजिक क्रांति जो है पूर्ण हुआ। ठीक है, तो 4 अगस्त को जो है असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली जो सामंती व्यवस्था थी उसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, या उसका उन्मूलन कर दिया, उन्मूलन करने का आदेश पारित कर दिया गया। साथ में चर्च के द्वारा जो धार्मिक कर लिए जाते थे, अर्थात दशांश जो लिए जाते थे, उसे समाप्त कर दिया गया। चर्च की जो भूमियाँ थी उसे भी क्या कर लिया गया, जब्त कर लिया गया। और इस प्रकार कहा जाता है कि जो फ्रांस की सरकार है उसे जो है 20 अरब लिब्रे की जो है नई संपत्ति प्राप्त हुई। तो इस प्रकार 4 अगस्त जो है एक महत्वपूर्ण घटना के तौर पर माना जाता है, कहा जाता है,
उस दिन जश्न मनाए गए, आंसुओं के साथ खुशियाँ मनाई गई। कई लोग जो है क्या है इस घटना से उनके आंसू आ रही थी कि उन्होंने किस कष्टों का सहारा लेकर के जो है इस दिन का इंतजार कर रहे थे कि जब जो पुरातन सामाजिक व्यवस्था है और जो पुरातन व्यवस्था है उसे समाप्त कर दिया जाए और एक संविधान का निर्माण प्रारंभ कर दिया जाए। तो इस प्रकार 4 अगस्त 1789 को वो जो है पुरातन व्यवस्था समाप्त हो गई। अब संविधान सभा का निर्माण किस प्रकार हुआ? नेशनल असेंबली ही चूंकि संविधान बन चुका था, तो अब संविधान का कार्य जो है किसे बनाना था? तो नेशनल असेंबली के सदस्यों को ही संविधान का कार्य करना था और उनका प्रमुख कार्य था मानव अधिकारों की घोषणा। मानव को जो नैसर्गिक अधिकार प्राप्त थे उसकी घोषणा का जो है प्रारूप बना था और इस कार्य को किया गया था लाफायत के द्वारा, जो कि नेशनल गार्ड के क्या थे ना हेड थे, तो लाफायत थे। चूंकि लाफायत अमेरिकी क्रांति में भी भाग ले चुके थे और अमेरिकी क्रांति के जो मानवाधिकार के सिद्धांत थे उनको जो है क्या किया गया ना, उनके विचारों को लिया गया और उसी विचारों के अधीन जो है मानव अधिकारों का क्या गया ना, घोषणा भी किया गया। ये जो नैसर्गिक अधिकार थे वो क्या थे ना, अमेरिकी जो है क्रांति या संविधान से क्या थे, प्रेरित थे। तो इस प्रकार फ्रांस में मानव अधिकारों की घोषणा की गई और एक उदारवाद का बहुत बड़ा एग्जाम्पल जो है विश्व के सामने रखा गया। ये वो घोषणा था जिसके तहत सामाजिक क्रांति और पुरातन व्यवस्था की समाप्ति का एक प्रमाण पत्र भी था। और ये जो मानव अधिकारों की घोषणा 27 अगस्त 1789 को किया गया, ये अपने आप में एक ऐसा दस्तावेज था जिसे कहीं के भी जो है सरकारों के द्वारा या जनता के द्वारा अपनाया जा सकता था। जहाँ क्या था ना, याद रखिएगा, जहाँ इस प्रकार की सामंती प्रथा थी, शोषण का क्या था, शोषण और अत्याचार था, और जहाँ इस व्यवस्था को समाप्त कर जनता को जो है क्या बनाया गया ना, मजबूत बनाया जाए, वहाँ इस जो है अधिकारों की घोषणा को अपनाया जा सकता था। तो इस प्रकार कहा जाता है कि जो कागज़ का मतलब जो टुकड़ा है जिसे हम कह सकते हैं कि मानव अधिकारों की जो घोषणा है, ये नेपोलियन की सेना से भी क्या माना जाता है ना, अधिक शक्तिशाली था। तो इतिहासकार ये मानते हैं कि ये जो कागज़ का टुकड़ा था वो नेपोलियन की सेना से भी क्या था ना, काफ़ी ज़्यादा और अधिक शक्तिशाली था। तो संविधान सभा ने 1791 में फ्रांस में प्रथम बार संविधान का निर्माण कंप्लीट कर लिया। तो इस प्रकार 2 वर्षों में जो संविधान का निर्माण हो गया और जिसे राजा ने भी स्वीकृति दे दिया। चलिए अब इसके बाद जो है क्या कुछ कार्य हुआ उसको लेकर भी थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। 3 नवंबर जो है 1789 को क्या कुछ हुआ न, चर्च की संपत्ति को जब्त कर लिया गया और उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। साथ में पादरियों के लिए भी एक नई संविधान को लागू किया गया जिसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्लर्जी भी कहा जाता है। और इसी नए संविधान पर जो है आधारित विधानसभा का भी जन्म हुआ, अर्थात नई विधानसभा बन करके आई, जिसकी शुरुआत कब हुई तो 1 अक्टूबर 1791 को जो है ये प्रारंभ हुआ। विधानसभा में कुल जो है 740 से भी अधिक सदस्य थे। ये कई गुटों में विभाजित था और ये कौन कौन से गुट थे? तो पहला गुट था जिसे हम लोग कहते हैं जो कि राजा के समर्थक थे या लुई के समर्थक थे, तो उन्हें क्या कहते हैं ना, राजतंत्रवादी कहते हैं। और जो संविधान के समर्थक थे उन्हें क्या कहते हैं, संविधानवादी कहते हैं। और एक तीसरा वर्ग था जिसे गणतंत्रवादी कहते हैं, वो कहते हैं काफ़ी उग्र थे। अब इससे इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि जो कि संविधान सभा के दाईं ओर बैठते थे, राइट्स की ओर बैठते थे, उसे क्या कहा जाता, दक्षिणपंथी कहा जाता था, और इधर या संविधानवादी कहा जाता था। और संविधान में कौन दक्षिणपंथी कौन थे? तो जो जिरोंदिस्ट थे वो संविधानवादी थे। वहीं जो बाईं ओर बैठते थे, लेफ्ट की ओर जो बैठते थे उन्हें लेफ्टिस्ट या वामपंथी कहा जाता था, गणतंत्रवादी कहा जाता था। और इधर कौन थे? तो जैकोबियंस थे। और जो बीच में बैठते थे नेशनल असेंबली के, वो क्या थे, दोनों तरफ ढूल-मूल थे। और वो क्या थे ना, कहा जाता है उनके लिए एक शब्द का उच्चारण किया था, दलदल में फंसे मेढक की तरह। वो दोनों तरफ जो है इधर उधर खसकते रहते थे, अर्थात राइट और लेफ्ट की ओर। तो इसी विचार से किया आया था ना, लेफ्टिस्ट विचारधारा उभर करके आई थी। और दक्षिणपंथी जो विचारधारा आज हम लोग सुनते हैं कि लेफ्टिस्ट की विचारधारा है, वो लेफ्टिस्ट है, वो राइट विंग्स है। तो ये लेफ्ट विंग और राइट विंग की विचारधारा यही फ्रांस की असेंबली से उभर करके आई थी। ठीक है, चलिए अब चूंकि 2 चीज़ें निकल करके आई, जैकोबियंस और जिरोंदिस्ट, तो इसको लेकर भी डिस्कशन कर लेते हैं। जैकोबियंस क्या है?
जैकोबियंस। 1789 में जो संविधान सभा संविधान सभा के ही कुछ प्रमुख सदस्यों जो कि प्रगतिशील व्यक्ति थे, उन्होंने सोसाइटी ऑफ द फ्रेंड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नाम की एक संस्था का निर्माण किया और इसके सदस्य जो है पेरिस के जैकोब चर्च में लाइब्रेरी में क्या करते थे, बराबर मिलते रहते थे और राजनीति को लेकर के एवं व्यवस्था को लेकर के डिस्कशन करते थे। ये जो दे वेर व्हाट ना दे वेर द जैकोबियंस, इन्हें ही हम क्या कहते हैं, जैकोबियंस कहते हैं। और आपने सुना होगा कि और यहाँ पर एक क्लब का भी गठन हो गया जिसे जैकोबियन क्लब भी कहा जाता है। और हमारे यहाँ पर जो भारत में टीपू सुल्तान के द्वारा जो है जैकोबियंस बना गया था, वो स्वयं को नागरिक टीपू कहलाते थे, क्योंकि वो फ्रांस की क्रांति से क्या थे ना, बहुत हद तक प्रेरित थे। ठीक है, तो वही जैकोबियंस, ये जैकोबियंस है जो कि फ्रांस की क्रांति के दौरान जो है कुछ प्रगतिशील नागरिकों के द्वारा जो है बनाया गया था। जैकोब चर्च में इसके डिस्कशन भी होता था, अर्थात सोसाइटी ऑफ द फ्रेंड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से। अब इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता था? इसका अधिकांश जो सदस्य थे वो निम्न वर्ग थे और जिसका जो नेतृत्व दांतों के द्वारा किया जाता था। ठीक है, दांते क्या थे ना, इसके प्रमुख सदस्य थे, अर्थात इसके प्रमुख नेता थे। इसके अलावा और कौन कौन नेता थे? तो रोबेस्पियर इसके नेता थे, मारा, कार्नो और कामिल, ये क्या थे ना, इनके नेता थे, अर्थात जैकोबियंस का नेतृत्व करते थे। वहीं जिरोंदिस्ट की अगर हम बात करें तो जिरोंदिस्ट क्या है, जो जैकोबियन अधिक उग्र और क्रांतिकारी नीति के समर्थक थे उन्हें जिरोंदिस्ट कहा जाता था। इस गुट को ब्रिसोटिन्स भी कहा जाता था, चूँकि इसके प्रमुख नेता क्या थे ना, ब्रिसट थे, और इसे क्या कहता, ब्रिसोटिन्स भी कहा जाता था। ठीक है, इसके अलावा इसके और भी कई प्रमुख क्या थे, नेता थे, जैसे ब्रिसोटिन्स के अगर बात करें तो कोंडारेसे, टॉमस पेन आदि क्या थे ना, मुख्य इनके क्या थे ना, नेतृत्व करता थे। इसके अलावा जो जैकोबियंस थे उनका जो है क्या ना, ऊंचे आसनों पर अधिकार जमा रखा था, इसलिए उन्हें माउंटेन भी कहा जाता था। तो इस प्रकार याद रखिएगा, जो जिरोंदिस्ट दल थे वो सम्मेलन के दक्षिण भाग में बैठते थे और वे क्या थे, वो व्यवहार में थोड़े ढूल-मूल लेकिन सिद्धांतवादी थे, अनुशासनबद्ध थे और सुव्यवस्थित थे। वहीं बाईं ओर जो बैठते थे वो क्या थे ना, वो याद रखना है कि वो थे आपके लेफ्टिस्ट, जो कि प्रजातांत्रिक गणतंत्र के क्या थे ना, प्रबल समर्थक थे, जिन्हें जैकोबियंस कहते थे। और इनके प्रमुख नेतृत्व थे कौन थे? तो रोबेस्पियर, दांतो, मारा, कार्नो और कामिल। ठीक है, और जैकोबियंस को गिरी शिखर या माउंटेन कह करके भी पुकारा जाता था। और बीच में जो बैठते थे उन्हें क्या कहते थे ना, उन्हें जैसे कि वे दोनों पक्षों के थे और वाम और दक्षिण पंथ के थे, और उन्हें मजाक में दलदल में फंसे मेढक कहा जाता था। तो इस प्रकार संविधान का निर्माण हुआ और संविधान में मानव अधिकारों की घोषणा की गई, है ना। आगे इसी संविधान सभा को जो है भंग करके आपने देखा कि क्या क्या ना, विधानसभा बनाए गए, क्रांति जो है संपन्न हुई और सर्वहारा वर्ग को जो है एक क्या मिला ना, उचित स्थान प्राप्त हुआ। आगे हम लोग जो है नेपोलियंस को लेकर के डिस्कशन करेंगे और फिर फ्रांस की क्रांति का जो है विश्व और फ्रांस के लिए कितना महत्व उसको लेकर के भी क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। फ्रांस की क्रांति काफ़ी बड़ी है, इसकी कई घटनाएं आगे है। संचालक मंडल का जन्म, नेपोलियन का उदय, नेपोलियन का शासन काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, उसको लेकर भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए ईगल आईएएस द स्टडी जोन में, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।